नमन ने उस दिन मिस्टर सहगल की जान बचाई थी। समय रहते हुए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। नमन था भी ऐसा ही इंसान, सबकी मदद को तत्पर रहता था। तब से वह नमन के इस उपकार के बदले उसके भारी कृतज्ञ थे। मिस्टर सहगल ने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी तय की थी और उनके ना होने पर शायद यह अच्छे से संभव नहीं हो पाता। सहगल के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और कुछ शादी करके वहीं बस भी गए थे। वो अकेले यहां अपनी नौकरी कर रहे थे। ऐसे में नमन का हंसमुख स्वभाव उनकी उदास होती जिंदगी में खुशी यों का झोंका बनकर आया था। जब तक मिस्टर सहगल हॉस्पिटल में थे, नमन उनसे मिलने रोज जाता था। उम्र के अंतर को दरकिनार कर मिस्टर सहगल और नमन अच्छे दोस्त बन गए थे। मिस्टर सहगल ने नमन और नेहा को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित भी किया था, पर तू होने वाली थी, इस कारण नेहा मिस्टर सहगल के घर नहीं जा सकी थी। बाद में मिस्टर सहगल ने नमन को बताया कि उन्होंने जिंदगी की आशा छोड़ दी थी। उनके अंदर जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पर नमन से मिलने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी का कीमत पता चली थी। मिस्टर सहगल से वो पहली बार टिक के जन्मदिन पर मिली थी। नमन उन्हें पहली बार अपने घर लेकर आया था। नेहा को मिस्टर सहगल को देखा कर काफी आश्चर्य हुआ था। उसे लगा था कि मिस्टर सहगल के बहन की शादी में उसको जाना था, पर यह तो नमन के पिता के उम्र के थे। नेहा ने उनका ये पैर छुए। उन्होंने भी स्नेह से नेहा के सर पर हाथ फेरते हुए कुछ रुपए निकालकर अपने हाथ से नेहा को दिए थे। बाद में नेहा ने नमन और मिस्टर सहगल के इस अजीबोगरीब से रिश्ते के बारे में नमन से पूछा तो नमन हंसने लगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम उन्हें नाम लेकर पुकारते हो। माना कि उनका और तुम्हारा का कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर कम से कम उनकी उम्र का लिहाज भी तो कर लिया करो। उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, कम से कम उन्हें अंकल पुकार या करो। नमन को इस तरह हंसता देखकर नेहा चिढ़ गई थी। जानती हो नेहा, सच तो यह है कि पति पत्नी का रिश्ता भी खून का नहीं होता, पर खून के सभी रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसी रिश्ते से एक खून के रिश्ते जन्म लेते हैं और यह रिश्ता दिल का रिश्ता होता है। मेरा और श्री कृष्ण कुमार सहगल का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है। तुम्हें मेरी बात बेमानी लगती होगी, पर यही रिश्ता सबसे सच्चा रिश्ता होता है। दिल का रिश्ता रिश्ते दिल से है होते हैं। तुमने ठीक कहा, हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर वह एक पिता की तरह मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मैं भी बस एक बेटे की तरह उनका ध्यान रखना चाहता हूं। पर उन्हें अंकल पुकार कर उनके साथ अपने इस दिल का ये रिश्ते का अस्तित्व नहीं मिटाना चाहता। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, पर वह काफी अकेले हैं। ऐसे में अगर मेरा साथ उनको खुशी देता है, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या खुशी की बात होगी। नेहा अपने पति का स्वभाव जानती थी। बचपन में ही माता पिता का साया नमन के सर से उठ गया था। भाई भाभी ने भी सुध लेने की ज्यादा कोई कोशिश नहीं की थी। ऐसे में मिस्टर सहगल का स्नेह और साथ उसे अच्छा लगता था। नेहा ने में भी नमन पर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं समझी। वैसे भी नेहा का वो भी इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं था। वह तो घर गृहस्थी के कामों में ही उलझी रहती थी। फूल जैसे दो मासूम बच्चे उसकी जिंदगी में थे और नमन के जैसा प्यार करने वाला पति, जो कि उसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। एल पर नमन के मौत के बाद जहां धीरे धीरे सारे रिश्तेदार नेहा से अब कटने लगे थे, वही मिस्टर सहगल एक दिन फिर उस घटन के करीब एक महीने के बाद फिर नेहा के घर आए, बच्चों से मिले, उनकी तबीयत के बारे में पूछा और फिर जाते वक्त नेहा के हाथों में रुपए ओ का एक लिफाफा पकड़ा दिया। इसके बाद लगभग करीब 6 महीने तक यही क्रम चलता रहा। मिस्टर सहगल हर महीने आते, बच्चों से मिलते, उनके बारे में पूछते और जाते वक्त नेहा के हाथों में रुपए से भरा लिफाफा रखकर चल देते। लिफाफे का भारी वजन बताता था कि उसमें रुपए पर्याप्त होते थे, जिससे नेहा की जिंदगी और उसके बच्चों के सभी खर्च आराम से महीने भर चल सकते थे। नेहा की बदलत ई हुई जिंदगी का रहन सहन पास पड़ोस और रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं भाया। उन्हें तो ऐसा लगा था कि अब नेहा उन पर आश्रित होकर उनसे मदद की भी मांगेगी।
और वह नेहा की बची हुई संपत्ति, गहने भी अपने नाम करवा लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। और जब भी कोई कार्य समाज की मुख्य धारा के मन से विपरीत जाकर होता है तो उसे समाज के ठेकेदारों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। चाहे वह कार्य सही ही क्यों ना हो, समाज यह नहीं देखता। वो तो बस एक अलग ही विचारधारा पर चलता है। यह विचारधारा भी हमारे सामाजिक का जीवन का एक कटु सत्य ही है। हमारे समाज की एक अलग है मनोस्थिति है। सब लोग कमजोर को ही प्रताड़ित करते हैं, किसी भी तरह से उसका बचा हुआ सब कुछ छीन न लेना चाहते हैं। अगर किसी का उपहास करना हो तो सबके मुंह खुल जाते हैं, पर जहां मदद की बात आती है तो गिने चुने हाथ ही आगे बढ़ते हैं। और यह मदद भी मदद पाने वाले के सामर्थ्य अनुसार ही किया जाता है। जैसे कि जो ज्यादा समझदार लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि डूबती हुई कंपनी में कोई पैसा लगाने को तब तैयार नहीं होता जब तक कि उसे उस कंपनी से आगे भविष्य में भी कोई फायदा होने की उम्मीद ना हो। सब अपना फायदा सोचते हैं। तो फिर मिस्टर सहगल आखिर अपने किस फायदे के लिए नेहा की इतनी मदद कर रहे हैं? समाज में बातें बनने लगी थी उसके और मिस्टर सहगल के अवैध संबंधों को लेकर, जबकि ऐसा कर कुछ भी नहीं था। यह समाज है और यह रिश्तेदार यूं तो सारे समाज का ठेका लिए फट फिरते हैं, पर जब किसी के लिए आगे बढ़कर मदद करने की बात होती है तो जाकर कहाँ छुप जो आते हैं पता ही नहीं चलता। और जहां बातें बनाना हो तो वहां सबसे आगे होते हैं। धीरे धीरे सारी बातें नेहा के कानों तक भी पहुंचने लगी थी। ऐसे में जब एक दिन मिस्टर सहगल नेहा के पास आए तो नेहा ने उनसे रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया। मिस्टर सहगल ना ये हैरानी नेहा की तरफ देखा। नेहा ने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे माफ कर इएगा, आप मेरे लिए मेरे पिता के उम्र के हैं, पिता तुल्य है। पर यह समाज है, यहाँ एक विधवा औरत को समाज सम्मान नहीं देता। एक विधवा स्त्री और पुरुष के संबंध को समाज जो दूसरे ही नजर से देखता है। मैं नहीं चाहती कि आपके यहाँ आने से लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। हम पर बस इतना एहसान कर दीजिए कि आज के बाद आप यहाँ फिर कभी मत आइएगा। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर सहगल ने कुछ नहीं कहा, पर रुपयों का लिफाफा वही छोड़कर चल दी। इसके बाद भी कई महीनों तक मिस्टर सहगल अपने महिला वकील के द्वारा या फिर किसी भी महिला मित्र के द्वारा नेहा तक रुपए पहुंचाते ही रहते थे, पर वो खुद कभी भी नेहा के घर नहीं आए। इस कारण नेहा का वो पैसों की कोई तंगी नहीं महसूस हुई। पर जब लोगों की मंशा पूरी नहीं हुई तो एक दिन जेठानी ने नेहा को खूब जलील किया। उसके और मिस्टर सहगल के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ फालतू बोला। आस पड़ोस के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। नेहा बहुत ही रो रही थी। फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों बच्चे डर के मारे नेहा से चिपके हुए थे, पर कोई भी नेहा की मदद को आगे नहीं आ रहा था। नेहा तो सब समझती ही थी। नमन के इतने बड़े पैतृक घर में जो एक कमरा उन लोगों ने नेहा को रहने के लिए दिया था, वह भी अब उससे लेना चाहते थे ताकि उसे किराए पर चढ़ाकर आमदनी हो सके। नेहा को सीधे तरीके से तो घर से निकाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाया था, जबकि कानूनन इस घर में आधा हिस्सा नमन का भी था। पर नेहा भी मजबूर थी। उसके आग के पीछे कौन था जिसके बल पर वह एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती? जेठ जेठानी की नीयत उसे समझ में आ रही थी, पर यह समाज के ठेकेदार और रिश्तेदार नेहा ने भला उनका क्या बिगाड़ा था जो बुरी तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए थे? आते जाते रास्ते में हर वक्त किसी न किसी की नजर या उंगली उस पर उठते ही रहती थी। कुछ लोग मुंह पर भी तो कुछ लोग पीठ पीछे बातें बनाने से बाज नहीं आ रहे थे। इतने पर भी इन समाज के ठेकेदारों का पेट नहीं भरा तो एक दिन सब मिस्टर सहगल के ऑफिस तक पहुंच गए। वहां उनके ऑफिस में भी उन लोगों ने काफी तमाशा खड़ा किया था। तब मिस्टर सहगल के गार्ड्स ने उन्हें किसी तरह से ऑफिस से निकाला था। लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। आखिर मिस्टर सहगल एक आईएएस अधिकारी थे। पुलिस को देख कर इन लोगों की हवा गुम हो गई थी। पुलिस ने सबको बेवजह सरकारी कार्यालय के सामने हंगामा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। पर बाद में मिस्टर सहगल के कहने पर इन सबको चेतावनी दे करके छोड़ भी दिया। सारी बात आते नेहा के कानों तक पहुंचती रह रही थी। पानी सर से ऊपर जा रहा था।
नेहा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। पर एक दिन तो इन लोगों ने जो किया, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। नेहा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संपत्ति के लिए नेहा को प्रताड़ित करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में एक रात उन्होंने फिर सिर्फ उसी संपत्ति के लिए उन लोगों ने उसके बच्चों की जान लेने की कोशिश की। उसके बच्चों को चॉकलेट में जहर दे दिया। ऐसे में एक रात उन्होंने फिर सिर्फ उसी संपत्ति के लिए उन लोगों ने उसके बच्चों की जान लेने की कोशिश की। उसके बच्चों को चॉकलेट में जहर दे दिया। बच्चों की हालत बहुत नाजुक था। नेहा बहुत डर गई थी। उसने आस पड़ोस, रिश्तेदार सबको फोन लगाया। हर किसी से मदद मांगी। जो आसपास थे उन सबके हो 8 पैर जोड़े, दरवाजा खटखटाया, पर कोई भी उसके बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाने को तैयार नहीं था। तभी उसी समय एक एम्बुलेंस उसके दरवाजे पर आ करके रुकी और जल्दी से उसके बच्चों के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गई। हॉस्पिटल में ही मिस्टर सहगल नेहा के पास आए। एम्बुलेंस के हॉस्पिटल के गेट के पास रुकते ही एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम बच्चों के परीक्षण में जुट गई। आनन फानन में उन्हें ओटी में ले जाया गया। करीब 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। पूरी रात मिस्टर सहगल नेहा के साथ बच्चों के लिए दौड़ते ही रह गए। कभी बच्चों लिए दवाई लाते, तो कभी बेसब्री से ओटी के पास चक्कर काटते डॉक्टर से बच्चों की हालत समझते, तो कभी आईसीयू के बाहर खड़े होकर एकटक उन्हें देखते ही रहते। सुबह बच्चों को जब हल्का हल्का होश आया, तब कहीं जाकर नेहा और मिस्टर सहगल की जान में जान आई। पर समाज के ठेकेदार यहां भी पहुंच चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर सहगल ने एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों की जान बचाने की कोशिश की है। क्यों? मेरे भाई की जान लेकर पेट नहीं भरा तो अब उसके बच्चों की भी जान लेना चाहती हो? किस लिए? ताकि अपनी जिंदगी अपने मर्जी से इस पैसे वाले से शादी करके बिता सको। ऐसा कहने वाले उसके जेठ थे। मुझे तो इसके लक्षण शुरू से ही खराब लगते थे। क्या पता देवजी के एक्सीडेंट के पीछे भी इन दोनों का ही हाथ हो, जेठानी ने कहा। शर्म आती है तुमको देखकर? इतनी भोली सूरत और कर्म तो देखो। डा यन जैसे अपने ही बच्चों को खाने चली थी। आस पड़ोस वाले भी पीछे नहीं थे। नेहा तो उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी हो सके। उसके पैर कांप रहे थे। कल जब बच्चों की हालत बिगड़ रही थी और नेहा ने हर एक दरवाजा इस उम्मीद के साथ खटखटाया था कि कोई तो उसकी मदद करके बच्चों को हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं खोला था। लेकिन आज आज सब उस पर लॉन्छन लगाने कर वो उसके सामने खड़े थे। तभी मिस्टर सहगल गुस्से में वहां आए और जोर से बोले, चुप, एकदम चुप। अगर एक और भी शब्द नेहा या फिर उसके बच्चों के खिलाफ निकाला तो मुझसे बुरा को ई नहीं होगा। बहुत सुन चुका मैं और देख चुका। अब तुम लोगों को अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। उन्हें करके अंदर कर दो। और जिन लोगों ने बच्चों के साथ ऐसा करने की कोशिश की है, उन्हें तो मैं किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया और तुरंत ही एक टीम नेहा के घर की ओर चल दी। हॉस्पिटल और नेहा के घर से पुलिस वालों को बच्चों को दिए गए जहर से लेकर इन लोगों के खिलाफ काफी सबूत मिल गए थे। नेहा तो बिल्कुल चुप सी खड़ी थी। बेहोशी उस पर छाने लगी थी। उसका बीपी लो होने लगा था। ऐसे में मिस्टर सहगल ने उसे संभाला और उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। नेहा की ऐसी हालत देखकर मिस्टर सहगल भी घबरा गए थे। उन्होंने अपने साथी अधिकारी को फोन किया और उन्हें उनकी पत्नी के साथ आने के लिए कहा, जिससे कि वह नेहा और बच्चों को संभाल सके। उनकी पत्नी एक एनजीओ चल आती थी। उन्होंने नेहा को बहुत समझाया, पर नेहा वापस अपने घर जाने में भी डर रही थी। हॉस्पिटल में ही एक चेयर पर बैठे बैठे मिस्टर सहगल अपने अंतर्मन की द्वंद्व से जूझ रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया और नेहा को वहां से चलने के लिए कहा। बच्चों को उन्होंने सिक्योरिटी और अपने दोस्तों के पास छोड़ा और नेहा को लॉ लेकर रजिस्ट्रार के ऑफिस आ गए।
उन्होंने नेहा से कानूनी रूप से शादी कर ली। नेहा ने चुपचाप पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या सही है और क्या गलत। पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ था, उसने नेहा के अंदर संघर्ष करने की शक्ति भी छीन ली थी, और कल रात जो हुआ था, उसने तो नेहा को ही तोड़ कर रख दिया था। मिस्टर सहगल के दोस्त की पत्नी, जो कि एक एनजीओ चल आती थी, उन्होंने शादी के लिए आते वक्त नेहा को काफी समझाया था कि मिस्टर सहगल का फैसला उसके और उसके बच्चों की भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। देखो नेहा, तुम्हें भले ही यह फैसला आज गलत लग रहा हो, पर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो समझ आ जाएगा कि यह तुम्हारे और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आज तुमने देखा ना किस तरह से सैकड़ों हाथ तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने के लिए उठ गए थे, पर मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया था। ऐसे में सहगल ने जब तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, तो तुमको ये हाथ थाम लेना चाहिए, ताकि तुम पर उंगली उठाने वाले खुद ब खुद चुप हो जाए। मुसीबतों का पहाड़ तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ा है। तुम कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हो कि नौकरी करके अपने बच्चों का भविष्य संवार सकोगी, और उसमें भी तुम्हारे सर पर एक छत भी नहीं है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिस पर तुम भरोसा करके अपने बच्चों को भी छोड़ सको। और अगर कल को कुछ गलत हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम अकेले उन सब से लड़ नहीं सकती, या फिर तुम खुद उनसे लड़ना नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? अपने बच्चों को मरने देना? तुम इस बारे में सोच लो, और सोच कर ही कोई फैसला लेना। यह तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। नेहा इसी बारे में सोच रही थी। उनकी बात सही भी तो थी। आखिर नेहा लड़ती भी तो किससे? इन समाज के ठेकेदारों से, जिन्होंने उसके और उसके उसके बच्चों की जान लेने की कोशिश की थी। आज तो मिस्टर सहगल ने उसके बच्चों को बचा लिया था। क्या भरोसा कल को वो लोग नेहा को ही मार दें? तो फिर ऐसे में बच्चों का क्या होता? नेहा के अंदर खुद की जान देने की हिम्मत तो थी, पर अपने बच्चों की जान लेने का साहस नहीं था। पर मिस्टर सहगल से शादी, जो कि उसके पिता के उम्र के थे, नेहा आज तक उन्हें एक पिता की तरह ही देख आ था। यह बात नेहा के गले से नहीं उतर रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? उसके अंदर की मां, उसके अंदर की औरत पर भारी पड़ गई थी, और उसने चुपचाप इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। विवाह के बाद मिस्टर सहगल उसे अपने साथ लेकर अपने घर नहीं आए, बल्कि लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, और वहां से दोनों बच्चों के साथ दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। पूरी रात का सफर तय करके मिस्टर सहगल और बच्चों के साथ तो वह सुबह दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दिल्ली पहुंचकर मिस्टर सहगल ने मयूर विहार के एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और नेहा से कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। नेहा ने अजब तरीके से मिस्टर सहगल की तरफ देखा। लोगों की बातों और तानों से नेहा का मन पूरे रास्ते बड़ा ही व्यथित था। उसके अंदर ही डर एक मंथन सा चल रहा था। कहीं ना कहीं उसे अपने रिश्तेदारों की बातें भी सच मालूम पड़ रही थी। जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो आखिर क्यों मिस्टर सहगल उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वो नेहा से, जब नेहा के अपने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? तो फिर मिस्टर सहगल अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसे यहां लेकर आए हैं। क्या सच में उन्हें नेहा से शारीरिक सुख चाहिए था? क्या इसीलिए उन्होंने नेहा से शादी की थी? क्या इसीलिए उन्होंने नेहा को आश्रय दिया था? नेहा के मन में एक भयंकर झंझावात चल रहा था। अब क्या होगा? नेहा विचारों के चक्रवात में घूम रही थी। दिल्ली पहुंचकर मिस्टर सहगल ने मयूर विहार के एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और नेहा से कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। नेहा ने अजब तरीके से मिस्टर सहगल की तरफ देखा। क्या था उन आंखों में? सम्मान, कृतज्ञता, प्रेम, उपेक्षा या फिर घृणा? कोई समझ ही नहीं पाया। ना ही नेहा और ना ही मिस्टर सहगल। तुम एक बार घर देख लो, और उसके बाद जरूरत के सामानों की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। नेहा की नजरों से अपनी आंखें चुराते हुए मिस्टर सहगल बोले। नेहा ने भी अपनी आंखें नीची कर ली। क्यों कर रहे हैं आप हमारे लिए सब? क्या रिश्ता है आपका हमसे? नेहा का सब्र जवाब दे गया था।
इसलिए इसलिए आखिर उसने मिस्टर सहगल से पूछ लिया। मिस्टर सहगल ने कुछ नहीं कहा, बस नेहा के हाथ से सामान की लिस्ट लेकर बाजार की ओर चल दिए। एक गहरी सांस लेकर नेहा अपनी नई गृहस्थी जमाने में जुट गई। यह एक 3 BHK का फ्लैट था, हर तरह से सुसज्जित। रात हुई, पूरा दिन काम में निकल गया था। बच्चे भी नई जगह आकर कुछ डरे से थे तो फिर खुश भी हो गए। मिस्टर सहगल बिना कहे ही बच्चों की जरूरत का हर सामान ले आए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई की कॉपी किताब से लेकर उनकी खेलने तक का सामान। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। खाना खाकर जब बच्चे सो गए तो मिस्टर सहगल ने नेहा को बुलाया। नेहा डरी डरी सी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या होगा अब मेरे साथ? क्या अब ये मुझसे अपने पति होने का हक लेंगे? नेहा के मन में अभी भी नमन की ही छवि बसी हुई थी। दिल और दिमाग, हर्च ईज, यहां तक कि आत्मा पर भी सिर्फ और सिर्फ नमन का ही अधिकार था। पर अब मिस्टर सहगल से शादी करने के बाद कुछ नहीं तो इस शरीर पर अब मिस्टर सहगल का ही अधिकार था। क्या वह मिस्टर सहगल को उनका अधिकार दे पाएगी? अजीब कशमकश की स्थिति में नेहा उलझी हुई थी। और क्या जबरदस्ती मिस्टर सहगल उससे ये अधिकार लेना चाहते हैं? आखिर क्यों उन्होंने इस वक्त नेहा को अपने पास बुलाया है? नेहा मन में सोच रही थी, पैर के अंगूठे से जमीन खुरच रही थी। ये दोनों तो वही थे। हाँ, लातों ने इनके बीच का रिश्ता बदल दिया था। क्या था इस रिश्ते का क्या भविष्य? मिस्टर सहगल ने एक नज़र नेहा के ऊपर डाली और नेहा से कहा, बैठ जाओ नेहा। नेहा मिस्टर सहगल के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मिस्टर सहगल ने बोलना शुरू किया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में इस समय कई सवाल है। एक सवाल तुमने आज सुबह ही मुझसे किया था। सच कहूं तो उस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। पर हाँ, जिस दिन मुझे तुम्हारे उस सवाल का जवाब मेरे ल जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। पर अभी मैं जो कहना चाहता हूं उसको तुम ध्यान से सुनो। इस शादी के बारे में अभी बच्चों से बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों अभी बहुत ही ज्यादा नासमझ है। समय आने पर धीरे धीरे या खुद ही समझ जाएंगे, या फिर हम अपने तरीके से इन्हें बता देंगे। घर आज से तुम्हारा है। मैंने इस घर को तुम्हारे नाम से लिया है। यहां से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तुम आराम से बच्चों के साथ यहां रह सकती हो। मैं हर महीने यहां आता आता रहूंगा। अगली बार जब आऊंगा तो बच्चों का एडमिशन भी करवा दूंगा। मैंने उनके लिए स्कूल में भी बात की है। तो भी अब 3 साल की हो गई है। इसका भी एडमिशन PG क्लास में हो जाएगा। नेहा चुपचाप सुन रही थी। मिस्टर सहगल ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। तुम ग्रेजुएट हो, चाहो तो BOD कर सकती हो। इस फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में नैना रहती है। वह मेरी एक दोस्त की बेटी है। थोड़ी शरारती है लेकिन समझदार है। वह तुम्हारी मदद करेगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो निसंकोच मुझसे कह सकती हो। यह हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ का माहौल तुम्हारे पहले वाले परिवेश से कुछ अलग है। इस कारण यहाँ तुम्हें एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो। उन्होंने एक नया फोन नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है। कोई भी परेशानी आए तो निसंकोच मुझसे कांटेक्ट करना। पैसे रुपए से लेकर किसी भी चीज की चिंता